दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। साथियों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। और मुद्दा बड़ा भयानक है, बहुत अलग है, हटके है। जैसा मैंने आपसे पहले एक वीडियो डाला था, लखीमपुर खीरी में हुए दोहरे हत्याकांड, बलात्कार के बाद उन दो बहनों की, सगी बहनों की हत्या कर दी गई। उन्हीं के दुपट्टे से उनकी गला घोंट करके हत्या कर दी गई और पेड़ पर लटका दिया गया। अभी इस घटना को 15 दिन भी नहीं बीते हैं ढंग से, और ऐसी ही एक और घटना हमारे बीच में जन्म ले चुकी है। इस बार घटना का क्षेत्र बदल चुका है, दरिंदे जो थे उनका चेहरा बदल चुका है। इस घटना में दरिंदे भी दूसरे हैं और दरिंदों के हथकंडे में फंसने वाली लड़की भी दूसरी है। क्षेत्र बदल चुका है, जगह बदल चुकी है, स्टेट बदल चुके हैं, लेकिन बात भारत की ही कर रहा हूं साथियों। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उससे लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे, उसके बारे में अपने माइंड से वो चीज़ें अभी निकाल भी नहीं पाए थे, अभी ताज़ा हैं वो चीज़ें। लेकिन फिर दोबारा से एक और घटना देखने को मिलती है। लगभग एक हफ्ते पहले की घटना है और ये घटना उत्तराखंड से है, जहाँ पर कुछ दरिंदों की भेंट चढ़ गई एक होनहार, जाबाज, पढ़ी लिखी लड़की जो अपने सपने पूरे करने के लिए निकली थी अपने घर से, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ इस तरह की अनहोनी घटना हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, पढ़ने लिखने के बाद अपने सपनों को हवा देने के लिए वो अपने घर से बाहर निकलता है, एक जॉब की तलाश में, एक अच्छे बिजनेस की तलाश में। लेकिन उनका वो सोचना उस टाइम पे गलत हो जाता है कि जब उनको इस तरह की चीज़ें बाहर नहीं मिलती, वो विश्वास करके निकलते हैं अपने घर से, और जब उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश होती है बाहर, उनसे ज़बरदस्ती वो काम करवाने की कोशिश की जाती है जो वो करना नहीं चाहते, तो उन्हें लगता है कि क्या शायद मैंने इसी चीज़ के लिए पढ़ाई की थी, क्या मैंने इसी चीज़ के लिए डिग्री हासिल की थी, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो है ही नहीं। यहाँ तो हर आदमी भेड़िया है एक तरह से, है ना, जो मुँह फाड़ के बैठा हुआ है और राह तक रहा है किसी को निवाला बनाने के लिए, किसी को शिकार बनाने के लिए। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए तो, लेकिन डायरेक्ट बिल्कुल कहानी पर चलते हैं। कहानी में इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि कहानी तो कुछ काल्पनिक होती हैं, कुछ सच होती हैं, कुछ झूठ होती हैं, लेकिन ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना अभी की है, लगभग एक हफ्ता भी इसको नहीं बीता है। ये घटना आती है उत्तराखंड से। देवभूमि भी कहा जाता है उत्तराखंड को। बहुत शानदार नज़ारा है उत्तराखंड का, है ना, और पहाड़ हैं, झरने हैं, बहुत शानदार नज़ारा, घूमने फिरने के लिए पर्यटक स्थल है। लेकिन वहीं की ये घटना है, और इस घटना को सुन करके जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर हमारा बच्चा या हमारी बच्ची पढ़ने लिखने के बाद ये डिमांड करें कि पापा मुझे बाहर जाना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो घर वाले उनकी इस बात के बारे में एक बार सोचेंगे कि बेटा इस तरह से बाहर जाना ठीक नहीं है। आपने देखा है उत्तराखंड का केस कि क्या हुआ। तो वहाँ पर बहुत सारी बच्चियों के सपने मर जाते हैं जब उनके घर वाले उनको जाने से रोकते हैं तो। और ऐसा लाजमी भी है, जब हमें लगेगा कि कदम कदम पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बच्चियों का घर से निकलना सही नहीं हो रहा है आज की डेट में। बच्चों को, हमारे छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं लोग, है ना। आप देखोगे कि हर जगह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है, हर तरह की घटनाएं आज हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरे बहुत सम्मानित साथियों, मैं डायरेक्ट लेकर के चलता हूं उत्तराखंड में घटे इस हत्याकांड के ऊपर बात करने के लिए। साथियों, आज से हफ्ते पहले की घटना है, और घटना शुरू होती है पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंकिता भंडारी। वो अंकिता भंडारी जो पढ़ने लिखने में बेहद होशियार, होनहार, और उसने घर वालों से डिमांड की अपना कॉलेज पूरा करने के बाद कि मुझे होटल मैनेजमेंट में जाना है। तो उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया गया, और जैसे ही उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स अपना कंप्लीट किया तो वो जॉब की तलाश में निकली वहाँ से कि मुझे जॉब करनी है, मैंने जिस चीज़ का डिप्लोमा किया है मुझे उसमें जाना है, मुझे उसी में अपना लाइफ को सेट करना है। अभी होता क्या है कि घर से निकलती है और उसको ऑफ़र मिलते हैं एक रिज़ॉर्ट में। ये रिज़ॉर्ट है एक भाजपा के मंत्री के बेटे का ये रिज़ॉर्ट है एक्चुअली। और वहाँ पर उसको ऑफ़र मिलता है रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए
कि आपको काउंटर पे बैठना है और कस्टमर को हैंडल करना है। तो अंकिता जिस चीज़ के लिए निकली थी वो उसको मिल गई थी, तो वहाँ पे वो खुशी खुशी चली जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन साथियों उसको नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा काल उसका पीछा कर रहा है, एक बहुत बड़े संकट में वो घिरने वाली है। और ये जो भाजपा के मंत्री थे, भाजपा के मंत्री का जो बेटा, उसका वो रिजॉर्ट था जिसमें जो है अंकिता काम करती थी, अंकिता भंडारी। काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे, उसको अंकिता को वो परेशान करना शुरू कर देता है, जो भाजपा के नेता का बेटा है जिसका नाम है पुलकित आर्या। अब पुलकित आर्या उसको परेशान करना शुरू कर देता है, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट उसका करना शुरू कर देता है। उस पर गलत नज़र उसकी शुरू से ही थी, इसीलिए उसने उसको जॉब दी। इंटरव्यू लेने के बाद इंटरव्यू भी हल्का फुल्का हुआ और उसने अपने फ़ायदे के लिए, उसने सही मायने में अपने फ़ायदे के लिए उसको जॉब दे दी अंकिता को। लेकिन उसके दिमाग में धीरे धीरे चल रहा था कि मैं इसको, है ना, उसके मन में सपने बढ़ रहे थे कि मैं अंकिता के साथ कुछ इस तरह के रिलेशन में आना चाहता हूँ। लेकिन साथियों अंकिता इस तरह की लड़की नहीं थी, और इस बात का सबूत है कि अंकिता अगर इस तरह की लड़की होती तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना। पुलकित आर्या एक राज्य मंत्री का बेटा है, तो बहुत बड़ा अच्छा खासा काम, अगर वो इस तरह की लड़की होती तो वो उसका विरोध करती ही नहीं, वो आसानी से उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती, मान लेती। लेकिन अंकिता इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, उसने उसकी बात नहीं मानी। तो वो धीरे धीरे उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट करता गया, कभी उसको किस करने की कोशिश करता, कभी उसको इधर उधर की बातों में फंसाने की कोशिश करता और उसको परेशान करता। अंकिता का एक दोस्त है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में उसका दोस्त है जिसका नाम पुष्प है। तो वो जब उसके साथ ये घटना हो रही थी, उसने उसके बारे में पुष्प को भी अवगत कराया था कि यहाँ मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो एक बार लास्ट में क्या हुआ कि जब अंकिता भंडारी को पुलकित आर्या ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और उसको सारी बात, अपनी मन की बातें बता दी कि मैं तुम्हें चाहता हूँ या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो सिर्फ उसका एक नाटक था। एक्चुअली उसका जो सही मायने में मकसद था वो ये था, क्योंकि जो उसका रिजॉर्ट था वो मेन हाईवे से 8 किलोमीटर अंदर जंगल में था। तो रिसोर्ट में जंगल में जाने के लिए अक्सर हर सैलानी, हर यात्री नहीं जाता है इतनी दूर, तो रिसोर्ट अच्छे से चल नहीं रहा था। तो अब उसको क्या लगा पुलकित आर्या को कि रिसोर्ट तो चल नहीं रहा है, तो क्यों ना इसमें सबसे पुराना धंधा यानी जिस्म फरोशी का धंधा चला दिया जाए। और जिस्म फरोशी के लिए तैयार कर रहा था वो अंकिता भंडारी को, जो इसके बिल्कुल खिलाफ थी। रिजॉर्ट अच्छे से नहीं चल रहा था, उसने सोचा कि यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर देते हैं, अंकिता भंडारी को उसमें लगा देते हैं, अंकिता भी पैसे कमाएगी और हम भी पैसे कमाएंगे, इस बहाने हमारा रिजॉर्ट ये चल निकलेगा। लेकिन अंकिता भंडारी को उसका ये प्लान एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसने बिल्कुल खारिज कर दिया, मना कर दिया। अंकिता के साथ उस टाइम मारपीट की गई और मनाने की कोशिश की गई कि आप मान जाओ, ये इसमें बहुत पैसा है। लेकिन अंकिता भंडारी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, उनकी बात नहीं मानी। सम्मानित साथियों, इसके साथ साथ जैसे ही ये आगे चल रहा था, तो जिस दिन उनकी थोड़ी सी ये मुँह भाषा हुई, तो उन्होंने क्या सोचा, अंकिता तो मान नहीं रही है, चलो ठीक है। उन्होंने प्लान बनाया कि अब हमने इसको बता दिया है कि यहाँ पे हम इस तरह का धंधा चलाना चाहते हैं, और अगर ये यहाँ से चली गई, हमने इसको जॉब से निकाल दिया, तो ये बाहर जा कर के पुलिस में कंप्लेंट कर देगी और हमारा भांडा फूट जाएगा कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटाते हैं। अब सोच देखिए इंसान की, अगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, वो भेड़िया, वो पुलकित आर्या, वो राज्य मंत्री का बेटा अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो दूसरे की जान लेने चला। उसने क्या काम किया कि अंकिता को बहला फुसला कर कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मजाक कर रहा था और चलो घूमने चलते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। अंकिता को लगा चलो ठीक है, घूमने चलते हैं, हो सकता है ऐसे ही कह रहे हो, कई बार अक्सर लोग मजाक भी करते हैं। तो अंकिता को वो लेकर के गए, एक स्कूटी और एक बाइक पर निकले। बाइक पर अंकिता जो राज्य मंत्री का बेटा है पुलकित आर्या, उसके पीछे बैठी, और उसी रिजॉर्ट का एक मैनेजर और एक और उसका साथी, 4 लोग निकले। ये निकले और रिजॉर्ट से लगभग 8 किलोमीटर दूर निकल गए। वहाँ जाकर के इन तीनों ने शराब पी, और शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर अंकिता से पुलकित आर्या का झगड़ा हो गया। पुलकित आर्या का झगड़ा हो जाता है तो पुलकित आर्या और अंकिता में
धक्का मुक्की होना शुरू हो जाती है। और ये जहाँ खड़े थे, जहाँ जाकर रुके थे, उसका वहाँ एक चीला बैराज करके एक नहर है, वहाँ पर ये रुके थे। चीला बैराज, वहाँ पे डैम है जिसमें पानी को कम करा जाता है, पानी को ज़्यादा छोड़ा जाना है या कम छोड़ा जाना है, उस तरह का एक बांध था। तो चीला बैराज उस नहर का नाम है, उस पर ये खड़े थे। इनके धक्का मुक्की शुरू हो गई। तो धक्का मुक्की करते करते जो आसपास जो इनके दोनों दोस्त थे उन्होंने छुटाने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी देर अलग होने के बाद पुलकित आर्या को लगा कि इसको रास्ते से हटाना ही है। तो पुलकित आर्या ने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए अंकिता भंडारी को उस नहर में धक्का दे दिया। अंकिता पानी में गिर गई और इन्होंने वहाँ से अपने आप को निकाल लिया। वो यहाँ से चलते गए, बाइक स्टार्ट की, निकल गए वहाँ से। एक बार इन्होंने मुड़ करके ये नहीं देखा राक्षसों ने कि अंकिता बह गई है, बच गई है या डूब रही है या क्या इसके साथ हो रहा है। ये निकल जाते हैं वहाँ से। निकलने के बाद ऐसा नाटक करते हैं कि ऐसा जाहिर करना है आसपास के लोगों को कि अंकिता को हम ढूंढ रहे हैं, अंकिता को पता नहीं अंकिता कहाँ लापता हो गई है। अच्छा, यहाँ एक अच्छी बात ये हुई कि जिस दिन ये उसके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा था, तो अंकिता ने अपने दोस्त को जो जम्मू में बैठा है, अंकिता भंडारी ने उसको व्हाट्सएप चैट के जरिए, कॉलिंग के जरिए सारा कुछ समझा दिया था कि पुलकित आर्या मेरे साथ, मेरे ऊपर गलत नज़र रख रहा है, मुझे इन कामों को करने के बारे में अग्रसर कर रहा है, मैं करना नहीं चाहती। उसे लग रहा है कि मैं इस तरह की लड़की हूँ, और मैंने उसको बहुत सुनाया और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मेरा एक बैग रखा है मेरे रूम में, वो किसी तरह मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। इस तरह की वीडियो भी है, ऑडियो भी है, चैट भी है। हर तरीके से उसने अपने दोस्त को अवगत करा दिया था इस मुद्दे से कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मुझे इस तरह से यहाँ से प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे इस गलत धंधे में धकेलने की कोशिश की जा रही है, और इस सब को करवा रहा है मुझसे पुलकित आर्या। अब ये चीज़ें हो गई। ये अच्छा हुआ कि अपने दोस्त को अंकिता भंडारी ने पहले ही अवगत करा दिया था। अब जैसे ही अंकिता भंडारी वहाँ से गायब होती है, वो डूब जाती है, किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। अगले दिन अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है खुद पुलकित आर्या, जिसने उसे नहर में धक्का दिया था, ताकि लोग उस पर शक ना करें। अंकिता की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि गुमशुदा है, कल से मिल नहीं रही है, हम लोग बहुत छानबीन कर रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें मिली नहीं है, तो हम रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज करी और सर्च अभियान शुरू किया। लेकिन इसी बीच थोड़ा सा शक भी हुआ पुलकित आर्या के ऊपर, लेकिन वही है ना कि अपने एक राज्य मंत्री का बेटा है और अच्छी खासी उनकी वहाँ चल रही थी, पकड़ बहुत बढ़िया मजबूत है उनकी, तो पुलिस ने कोई ज़्यादा उनके ऊपर शक भी नहीं जताया। अब पुलकित आर्या अंकिता भंडारी के घर वालों को कॉल करता है कि आपकी बेटी कल से लापता है और मैंने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, उसको ढूंढना है। मैं खुद ढूंढने में लगा हुआ हूँ और मैं इतना परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकता, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूँ। तो उसके माता पिता वहाँ से निकलते हैं, और आपको पता ही है कि आउटसाइडर गाँव होते हैं पहाड़ों में, पहले पैदल चलना, छोटे छोटे जो वाहन होते हैं वो चलते हैं, और लगभग कई 100 किलोमीटर, 180 या 150 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करना था। तो वो अगले दिन पहुंच जाते हैं। तो तब तक जो पुष्प है, जो अंकिता भंडारी का दोस्त है, वो उनके घर वालों को, अंकिता के घर वालों को बातें बता चुका था कि अंकिता वहाँ परेशान है, अंकिता को इस तरह से हरेसमेंट किया जा रहा है और पुलकित आर्या उसको हरेसमेंट कर रहा है। तो उन्हें लगा कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। अब उसके घर वाले, अंकिता के मम्मी पापा थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहते हैं, और वो नाम लेते हैं बाकायदा कि पुलकित आर्या ने हमारी बेटी के साथ कुछ किया है, कुछ अनहोनी घटना की है, आप पुलकित आर्या के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कीजिए। तो उसके तुरंत बाद जैसे ही वो कहते हैं कि पुलकित आर्या का इसमें हाथ है, तो थाने वाले जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो पुलिस है, जो SHO है या थानेदार हैं, उन जालिमों ने भी उनको लगभग उस दिन से लेकर के अगले दिन तक उनकी बात नहीं सुनी, उनको खड़े रखा और उनको बैठाने तक की बात भी नहीं पूछी। ये भी नहीं कहा कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, रिपोर्ट दर्ज करनी तो बहुत दूर की बात हो गई, उनकी सुनी भी नहीं सही से उन लोगों ने। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ये चीज़ें तूल पकड़ने लगी, आसपास के लोग जमा होने लगे, इकट्ठा होने लगे कि यार जिन लोगों ने अंकिता को इस तरह से हरेसमेंट कर रहे थे, उजागर हो चुकी है, वीडियो भी, ऑडियो भी, तो ये उसके माँ बाप को भी इस तरह से लाइटली ले रहे हैं, उनकी बात भी नहीं सुन रहे। तो लोगों ने थोड़ा सा हंगामा किया थाने के बाहर, तो तब जा करके ये रिपोर्ट दर्ज हुई और फिर CCTV खंगाला गया, क्योंकि आजकल CCTV कोई भी केस हो उसको खोलने में बहुत अहम रोल अदा करता है। हर जगह आपको CCTV कैमराज मिल जाएंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनमें से ज़्यादातर को CCTV अपने CCTV फुटेज के जरिए खोल दिया जाता है, सॉल्व कर लिए जाते हैं केसेस। तो CCTV
को जब हमने खंगाला गया, पुलिस ने खंगाला गया, तो देखा कि जब वो रिसोर्ट से निकले, कई जगह वो कैप्चर हुए, तो पता चला कि जा तो रहे थे 4 लोग। अंकिता भंडारी थी, पुलकित आर्या था और उस रिसोर्ट का मैनेजर था, एक और उसके साथ था। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो 3 लोग थे, अंकिता गायब थी। अब उससे पूछताछ शुरू होती है कि अंकिता कहाँ है। तो अंकिता को तब तक लाश नहीं मिली थी, कुछ नहीं मिला था, किसी को कोई पता नहीं था कि अंकिता कहाँ है। तो उन्होंने कहानी मनगढ़ंत करनी शुरू की कि अंकिता हमसे वहाँ से जैसे हम घूमने निकले तो अंकिता हमसे कहने लगी कि मैं जा रही हूँ अपने घर और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो हमने उनको कह दिया कि ठीक है तुम जा सकती हो, हमारी तरफ से आज़ाद हो। तो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ पुलकित बनाने लगा, जो पुलकित आर्या राज्य मंत्री का बेटा था। लेकिन आपको पता है झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता। उन्होंने फिर पुलिस ने उनसे पूछताछ की और जब सख्ताई से पूछताछ की तो बताया उन्होंने कि हाँ, हमने ही अंकिता को मारा है। और मैंने आपको जैसा पहले बताया कि किस तरह से अंकिता भंडारी को मारने का काम किया इन दरिंदों ने। उसको छीना झपटी हुई, मारपीट हुई और फिर लास्ट में उसको नहर में धक्का दे दिया। तो उसके सही 8 दिन बाद, 7-8 दिन बाद उसकी लाश मिलती है और सारा केस ओपन हो जाता है। क्या क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ एक बहुत अलग बात है समझने के लिए कि देखिए लोग किस तरह से क्राइम को करते जा रहे हैं। मतलब किसी के मन में भी डर नहीं है। अगर आपको सत्ता का नशा है तो आपको लगता है कि सारा एरिया मेरा है, मैं जिसको हैंडल करना चाहूँगा मैं वैसे हैंडल करूँगा। सत्ता के नशे में चूर हो करके, क्योंकि गुरूर होता है ना कि मैं राज्य मंत्री का बेटा हूँ, है ना, और सरकार है। तो जैसा आप सबको पता है कि योगी जी का इस वक्त बुलडोज़र चल रहा है सब जगह। तो उस रिसोर्ट को गिराने का काम किया गया उसी रात को। जैसे ये केस ओपन हुआ उसी रात को योगी जी का बुलडोज़र गया और पूरे रिसोर्ट को तहस नहस कर दिया। पूरा रिसोर्ट ज़मीनों-दोज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से डहा दिया, बर्बाद कर दिया। अब रिसोर्ट तो गिर गया, लेकिन यहाँ भी लोगों के सवाल हैं, मीडिया वालों के भी सवाल हैं, आम लोगों के भी सवाल हैं कि रिसोर्ट गिराने से पहले एक बार चाहे वो एसआईटी या सीबीआई कोई भी कमेटी जांच करती कि वास्तव में यहाँ पे होता क्या है। जिस्म परोसी का धंधा होता है, अन्य कोई काम होता है या क्या होता है, तो वो चीज़ें मिट गई, मलिया मेट हो गई पूरी तरह से। अब जांच होगी तो लंबे समय तक चलेगी। लेकिन अगर खड़े हुए रिसोर्ट में जांच होती तो सारी तस्वीरें और भी साफ़ हो गई होती कि यह वास्तव में जिस्म फरोशी का धंधा चलता था। लेकिन वो रिसोर्ट समय रहते गिरा दिया गया और अब जांच जो कमेटी है हमारी, एसआईटी है, सीबीआई है, वो सब जांच करेंगी। और इस जांच में लंबा कितना समय जाएगा वो हम कह नहीं सकते, वो उस जांच कमेटी के हाथ में है कि कितना लंबा इसमें समय ले। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जांच पहले होती, रिसोर्ट बाद में गिराया जाता। खैर जो भी है, लास्ट में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आज आप देखिए कि सत्ता के नशे में दरिंदे किस तरह के कृत्य कर रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि आज आप सत्ता के नशे में हों चाहे सत्ता से अलग हों, 1 सेकंड की भी देरी नहीं कि रिसोर्ट गिरा दिया गया। अब लोग इसको अलग नज़र से देख रहे हैं, वो बात एक अलग हो सकती है और सही भी है कि पहले जांच होती फिर रिसोर्ट को गिराया जाता। लेकिन योगी सरकार ने पहले रिसोर्ट गिरा दिया। चलो खैर जो भी हुआ, रिसोर्ट गिरना था पहले या बाद में, जांच हो रही है, जांच होती रहेगी। और मैं कहता हूं कि अगर इसमें पाया जाए कि वो राज्य मंत्री का बेटा पुलकित आर्या और इसमें लिप्त पाया जाता है कि वो जिस्म फरोशी का धंधा कर रहा था, दलाल था वो, है ना, वो दलाली की कमाई खा रहा था, तो उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। मतलब ऐसा उसको महसूस ना हो कि तू राज्य मंत्री का बेटा है। आम नागरिक की तरह उसको सज़ा मिले और वही सज़ा मिले जो एक आम नागरिक के लिए होती है, जो आम आदमी के लिए होती है। उसके खिलाफ कोई रियायत ना बरती जाए, उसके लिए कोई स्पेशल सेल ना दिया जाए। अगर वो जेल में भी है तो उसको कोई स्पेशल ना दिया जाए, कुछ भी आम कैदी की तरह उसको रखा जाए, उसको ट्रीट किया जाए अच्छे से। वो जेल में काम भी करे, हर काम करे। वो ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी राज्य मंत्री का बेटा है तो उसको वहाँ पे आलीशान सिक्योरिटी आप दो, आलीशान खाना पीना सब कुछ, रहना सहना बढ़िया, नहीं। वो एक भेड़िया है, वो एक जल्लाद है, वो एक दलाल है, अगर उसने वास्तव में वो काम किया है तो। ठीक है, वैसे तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, सारा काम उसी ने किया है, सारे कृत्य उसी ने किए हैं। अंकिता भंडारी को भी उसी ने मारने का काम किया, सम्मानित साथियों। तो लास्ट में एक चीज़ फिर मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को देख करके, सुन करके कुछ आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो शेयर करने लायक है, तो आप इसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत समझे तो, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर हम समय समय पर इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं समाज को, ताकि जानकारी मिल सके कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। एक वीडियो को बनाने के लिए उसके पीछे की मेहनत बहुत होती है, तो सारी चीज़ों को जांच के परख के ही वीडियो बनाया जाता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में 3-4 दिन डिले कर दिया, वो इसलिए कि मैं और जानकारी इसके लिए जुटा रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
है ना, और कौन कौन इसमें लिप्त हैं। तो अब तस्वीर पूरी साफ़ हो चुकी है। जो हत्यारोपी है 2 उसके स्टाफ वाले लोग हैं और एक पुलकितारिया है जो इस वक्त जेल में है। और मैं आशा करता हूं अपनी सरकार से, जो हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, तो जल्द से जल्द इस भी केस में, जैसे अभी हत्याकांड हुआ था वहाँ पे 2 बहनों के साथ में बलात्कार हुआ, फिर उनको उन्हीं के दुपट्टे से गला घोंट करके मार दिया गया था, उनके लिए उनका भी वो केस बहुत जल्दी हमारी सरकार पुलिस ने, हमारी जो है टीम ने वो ओपन कर दिया था। ऐसे ही इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन हाँ, इसमें फैसला आने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे, ऐसी हम मांग करते हैं, ऐसी हम गुजारिश करते हैं अपनी सरकार से। और जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो, ताकि आने वाले टाइम में कोई और भी इस तरह का कृत्य करे तो वो 100 बार सोचे कि जब राज्य मंत्री का बेटा नहीं बच पाया कानून के शिकंजे से, तो मैं कैसे बच पाऊंगा। 4 लोगों की आंखें खुलें, इस तरह के काम करने से बचें लोग। तो इस तरह से इसके लिए फैसला ज़्यादा दिन में ना आए, जल्दी से जल्दी फैसला हो और जो भी हो ऑन द स्पॉट हो। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे सुना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।